नमस्कार प्यारे साथियों, वाइल्डस्केप डायरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। यूरोप की जीवंत जलधाराएं विशाल और बदलते हुए परिदृश्य का निर्माण करती हैं तथा अनेक अद्भुत प्रजातियों को जीवन प्रदान करती हैं। यूरोप के महासागरों में दुनिया के सबसे बड़े जीव और अद्वितीय शिकारी पाए जाते हैं। यहाँ विशाल वेटलैंड्स हैं जिनमें अनोखे जीव और विशिष्ट शिकारी मिलते हैं, और कुछ ऐसे उल्लेखनीय जानवर भी हैं जो लाखों वर्षों से एक ही तट पर लौटते आ रहे हैं। यदि आप यूरोप की इन जलधाराओं का अनुसरण करेंगे तो आपको एक ऐसा समृद्ध और जीवंत वन्य जीवन देखने को मिलेगा जैसा पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। यूरोप की इन जलधाराओं की कहानी महाद्वीप के ऊंचे पहाड़ी स्थानों से शुरू होती है। सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों से पिघलने वाला पानी यूरोप की महान नदियों को पोषण देता है, इन्हीं शक्ति प्रदान करती है। अपनी सतत प्रवाहमान यात्रा के दौरान नदियां और धाराएं यूरोप के अद्भुत परिदृश्यों से होकर गुजरती हैं। गहरी घाटियां, झीलें और वेटलैंड्स बनाती हैं तथा महासागरों और समुद्रों का अनंत विविधता वाला तट तैयार करती हैं। वन्य जीवन ने इन सभी आवासों के अनुरूप खुद को डाल लिया है। कोई भी नदी इतनी तेज नहीं है कि इसका लाभ न उठाया जा सके, और कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जो अनछुआ रह जाए। कोई निवास खाली नहीं छोड़ा गया है। संकरी पर्वतीय घाटियों से लेकर और उसकी कुछ सबसे रोमांचक नदियों से जुड़ा हुआ है। राइसा नदी उत्तरी नॉर्वे में आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है। यह शरद ऋतु का समय है जब शक्तिशाली तूफान राइसा नदी को एक प्रचंड धारा में बदल सकते हैं, और उसी समय एक अद्भुत मछली अपनी महाकाव्य यात्रा पूरी करने के कगार पर होती है। ये अटलांटिक सैल्मन हैं जो साल का अधिकांश समय समुद्र में भोजन करते हुए बिताते हैं, परंतु प्रजनन के लिए वे इस आर्कटिक पर्वतीय नदी में लौटने को बाध्य होते हैं। उन्हें नदी की प्रबल धारा के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है और 4 मीटर ऊंचे झरनों को पार करना पड़ता है। प्रवासन के दौरान नर सैल्मन का जबड़ा लंबा और मुड़ा हुआ हो जाता है, जो एक विशिष्ट हथियार बन जाता है। जब वे प्रजनन स्थलों तक पहुंचते हैं तो प्रजनन की लड़ाई आरंभ होती है। मादाएं कंकरीली नदी की तलहटी में अंडों के लिए 1 से 2 गड्ढे खोदती हैं, जहां अंडे और शुक्राणु एक साथ छोड़े जाते हैं, परंतु कुछ नरों का सर्वोच्च प्रयास व्यर्थ भी हो सकता है। 2 प्रकार के नर सैल्मन प्रजनन स्थल पर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक ने यह कठिन यात्रा नहीं की होती। ये छोटे सैल्मन, जिन्हें प्रिकॉशियस पार कहा जाता है, नदी में ही रहते हैं। ये छोटे होते हुए भी जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और चालाकी से अंडों को निषेचित करने का मौका पा जाते हैं। इस प्रकार पार जीनों को फैलाने का एक अलग तरीका प्रस्तुत करते हैं। यूरोप के तट के किनारे भूमध्यसागरीय सागर के गर्म पानी में अनेक अद्भुत जीव पाए जाते हैं। भूमध्यसागरीय गिरगिट, जो अपना रंग बदलने की अद्वितीय क्षमता रखता है, यहाँ की एक विशेष प्रजाति है। उसकी छल्लेदार आंखें और लंबी काया पत्तियों या शाखाओं में छुपने में मदद करती हैं। गिरगिट मुख्य रूप से कीड़ों का शिकार करता है और अपनी लचीली जीभ का इस्तेमाल कर तेजी से उन्हें पकड़ लेता है। उसकी जीभ शरीर जितनी लंबी हो सकती है और शिकार को पकड़ने में सेकंड के एक अंश में बाहर निकल जाती है। गिरगिट की ये चपलता उसे असाधारण शिकारी बनाती है। भूमध्य सागर के दूसरी ओर साइप्रस के तटों पर हरे कछुए अपनी प्राचीन यात्रा पर आते हैं। ये अद्वितीय नेविगेटर अपने जन्म के तट के चुंबकीय संकेत को याद रखते हैं और उसी जगह अंडे देने लौटते हैं। अंडे को गहरे रेत में दबा दिया जाता है ताकि शिकारी उन तक न पहुंच सके। लगभग 2 महीने बाद अंडों से निकलने वाले छोटे कछुए समुद्र की ओर बढ़ते हैं, जो उनके जीवन की रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन संख्याओं का खेल है, हालांकि केवल 1000 में से एक ही वयस्कता तक पहुंचता है। फिर भी साइप्रस के तटों पर सैकड़ों घोंसले बनते हैं और उनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक अंडे होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एक हरा कछुआ 100 साल तक जीवित रह सकता है और बार बार उसी तट पर लौटकर नई पीढ़ी को जन्म देता है। अटलांटिक महासागर के मध्य में पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप एक अनोखा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है। महाद्वीप के दूसरी ओर रियो टारस नदी है, जो स्पेन की सबसे लंबी नदी है और लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है।
ये स्पेन के पहाड़ क्षेत्र से नीचे उतरते हुए चूना पत्थर की चट्टानों से टकराती है। यहाँ यूरोप की जीवंत जलधाराओं ने मोमफ्रॉग नेशनल पार्क में एक अद्भुत वन्यजीव आश्रय स्थल का निर्माण किया है, जो एक ऐसे जीव का घर है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। दक्षिणी स्पेन की शुष्क भूमि अक्सर गिद्धों के लिए भोजन प्रदान करती है और गिद्ध इस मौके का फायदा उठाने में निपुण होते हैं। स्पेन यूरोप के 95% गिद्धों का घर है। छोटे मिस्री गिद्ध अक्सर पहले पहुंचते हैं और आंखों जैसे छोटे टुकड़े पहले खा लेते हैं, फिर बड़े और मजबूत काले गिद्ध आकर शव को खोलते हैं। ग्रिफिन गिद्ध यहाँ सबसे आम है, लेकिन वे भोजन को सुरक्षित समझने से पहले थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। मौका मिलते ही वे झुंड में एकड़ होकर मांस और आंतों पर टूट पड़ते हैं। शव पर भोजन की इस होड़ में गिद्ध अपने शरीर के वजन का 80% तक भोजन कुछ ही मिनटों में खा सकते हैं। हालांकि गिद्धों को अक्सर जिगरालू समझा जाता है, ये जीव बहुत गलत समझे गए हैं और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका पेट इतना ताकतवर है कि वह हड्डी से लेकर एंथ्रैक्स तक सब कुछ पचा सकता है, जिससे वे प्रकृति के पुनर्चक्रणकर्ता, सफाईकर्ता और अंत्येष्टि के प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं। हवा में एक बार उड़ान भरने पर गिद्ध आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखाई देते हैं। वे सबसे अद्भुत उड़ने वाले पक्षियों में से हैं और भोजन की खोज में दिन में 8 घंटे तक उड़ सकते हैं। गिद्ध प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं और 6000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ग्रिफिन गिद्ध ऊर्ध्वाधर हवा के प्रवाह और वायुधाराओं में उड़ान भरने में महारत रखते हैं। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि अक्सर बदनाम किए ये पक्षी वास्तव में बहुत अच्छे माता पिता होते हैं। मोमफ्रॉग की ऊंचे चट्टानों में ग्रिफिन गिद्धों की बड़ी कॉलोनियां अपने घोंसले बनाती हैं। समर्पित मोनोगैमस माता पिता बारी बारी से एक ही अंडे की देखभाल करते हैं। लगभग 2 महीने बाद अंडे से चूजा निकलता है। पहले कुछ हफ्तों तक एक माता पिता चूजे की देखभाल करते हैं, जबकि दूसरा पचाया हुआ मांस लाकर उसे खिलाता है। इन पक्षियों ने शिकारी से निपटने के लिए कुछ अनोखी रणनीतियां भी विकसित की हैं। घोंसलों को जितना संभव हो सके बदबूदार रखा जाता है और यदि कोई शिकारी बहुत करीब आता है तो गिद्ध अपने पेट की अम्लीय सामग्री को उगल देते हैं। ये देखभाल सफल सिद्ध होती है। युवा गिद्ध चूजों में से आधे वयस्का तक जीवित रहते हैं और ये शानदार पक्षी 50 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं। जैसे जैसे यूरोप की जीवंत जलधाराएं समुद्र की ओर बढ़ती हैं, उनका स्वभाव और गति बदलती जाती है। 2800 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ डेन्यूब यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होकर रोमानिया में ब्लैक सी तक 10 देशों से होकर बहती है। इसे सही मायनों में यूरोप का अमेजन कहा जा सकता है। समुद्र में मिलने से पहले इसकी जलधारा धीमी हो जाती है और ये यूरोप का सबसे बड़ा वेटलैंड बनाती है, जिसे डेन्यूब डेल्टा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस डेल्टा को जीवित जैव विविधता का संग्रहालय माना जाता है। यहाँ 30 प्रकार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 3500 से अधिक अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मेंढक से लेकर जंगली घोड़े तक, जो झीलों में जन्म लेते हैं। झुंड के लिए ये एक चिंताजनक समय भी हो सकता है, क्योंकि डेन्यूब डेल्टा में एक मछलियों को खाने की आदत विकसित कर ली है। ये मछलियां शैवाल से भरे तालाबों में पती हैं और सतह पर सांस लेने के लिए अक्सर ऊपर आती हैं। जब पानी का स्तर घटता बढ़ता है, कई मछलियां छोटे तालाबों में फंस जाती हैं। आमतौर पर दूध पिलाने वाली मादा पीछे रहती है, जबकि नर भोजन की खोज में जाता है। गोल्डन जैकाल के बच्चे लगभग 8 सप्ताह तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इस अवधि में मां को बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। लिली और आइरिस खिलते हैं। डेल्टा में प्रजनन के लिए पक्षी आने लगते हैं। डेनलिन के झुंड तटवर्ती लैगून के बीच रेत के किनारों पर भोजन करते हैं। अपनी छोटी चोंच को पानी में डुबोते हुए वे क्रस्टेशियंस और कीट पकड़ते हैं। सफेद और डाल्मेशियन पेलिकन रीड्स के बीच ब्लैक सी के पास अपने घोंसले बनाते हैं। पेलिकन दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक को उड़ान भरने में भारी ऊर्जा लगती है। फिर भी वयस्क पेलिकन नियमित रूप से अपने घोंसलों से अलग होकर डेल्टा में कहीं और भोजन की खोज में उड़ते हैं। जैसे ही दोपहर में थर्मल बनते हैं, पेलिकन विशाल झुंडों में इकट्ठे होते हैं और ऊंचाई पर मंडराते हुए शिकार के क्षेत्रों की ओर उड़ जाते हैं।
ये पक्षी इस क्षेत्र में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वे यहाँ के सबसे असामान्य शिकारी नहीं हैं। प्राचीन यूनानी शहर राज्य हिस्ट्रिया को 17वीं शताब्दी में छोड़ दिया गया था और इसके खंडहर अब एक तटीय लैगून के किनारे स्थित हैं। इस पुरातात्विक स्थल के दरारें और कोने क्षेत्र के सबसे दिलचस्प शिकारी डाइस सर्पों के लिए एकदम उपयुक्त जगह बन गए हैं। डाइस सर्प इन खंडहरों में शीत निद्रा करते हैं और अपने अंडे देते हैं। हिस्ट्रिया के आसपास मछली और अन्य जलीय जीवों की प्रचुरता के कारण डाइस सर्प को यहाँ उत्कृष्ट शिकार के अवसर मिलते हैं। जमीन पर रहने वाले गिलहरी या अन्य छोटे जानवरों में रुचि न लेकर यह सर्प मछलियों का शिकार करता है। वसंत ऋतु में वे लगभग हर सप्ताह खंडहर के सर्प तलहटी में छिप जाते हैं। पानी अक्सर कोहरा होता है, लेकिन डाइस सर्प अपनी सूंघने की विशेष क्षमता आराम कर वापस पानी में लौट आते हैं। इन्हें विषहीन माना जाता था, लेकिन हाल में पता चला है कि इनके मुंह में एक ग्रंथि होती है जो न्यूरोटॉक्सिन का स्राव करती है, जिससे शिकार भागने में असमर्थ हो जाता है। सतह के ठीक नीचे एक और अद्भुत घर बनाने वाला जीव, ये मकड़ा एक जाल बुनता है और उसमें हवा के बुलबुले भरता है। यह बार बार सतह पर जाकर ताजगी भरी हवा लेकर लौटता है, जब तक कि एक रहने योग्य स्थान तय नहीं हो जाता। यह हवा का भंडार मात्र नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार की डाइविंग बेल का काम करता है, जो मछली की गलफरों की तरह काम करता है। यह पानी से घुली शिकारी साबित होता है। My heartfelt thanks to all my esteemed subscribers, followers, and viewers for your love and support to Wildscape Diaries.